Good morning, dear soldiers. Myself Ramji sir, and today we are going to start the lecture number 3 of chapter number 2, acids, bases and salts. इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग what are the acids and bases related to these acids and base we have just studied the Arrhenius concepts और Arrhenius concept के बेस पे हम लोगों ने एसिड और बेस को सीखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, व्हाट आर द स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस थ्रू द केमिकल रिएक्शन वी हैव gone through it. In this lecture we'll discuss about the behavior of acids and bases into the water. Then we'll discuss about the what are the common things in Arrhenius acids and Arrhenius bases. Then we'll just discuss about the strength of acids and bases और strength of acid and base को डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन प्रोसेस, आयोनाइजेशन, एंड देन विल फाइनली डिस्कस अबाउट द pH स्केल एंड application of pH, applications of pH into everyday life, into everyday life. तो आज के ये इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं डिस्कशन करने के लिए। तो माय डियर सोल्जर्स, आप कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए सीखने के लिए आज के टॉपिक्स। और सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन Arrhenius acids and Arrhenius base। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस। कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर के बेस पे देखे थे कि हमारे पास एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स वी हैव Arrhenius कॉन्सेप्ट्स, लुईस कॉन्सेप्ट एंड ब्राउनस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। और हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है Arrhenius कॉन्सेप्ट के बारे में। गॉट इट? तो Arrhenius कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वो हैं जो कि H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं इनटू द वाटर। बेस वो हैं जो कि OH- आयन को प्रोड्यूस करते हैं इनटू द वाटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि H+ आयन या फिर OH- आयन यदि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हैं और यदि इनको हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो ये H+ आयन और OH- आयन को रिलीज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और इसके बेस पे हम लोग इसको जो है एसिड्स या बेस कहेंगे। तो क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, या फिर ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होगा या हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको क्या हम लोग बेस कहेंगे? तो इसके लिए हम लोग सीखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? दैट इज C6H12O6।
यदि इसका स्ट्रक्चर हम लोग ग्लूकोज का बनाएं तो इसके अंदर हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो क्या ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेस है या फिर इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, तो क्या ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एसिड है? तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी भी पर्टिकुलर यदि मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन है तो वो एसिड के तरीके से बिहेव करेगा, नहीं। यहीं पे आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ ऑरिनियस कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग पहले के वीडियो लेक्चर में देखे हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑरिनियस कॉन्सेप्ट, कि पर्टिकुलर यदि मॉलिक्यूल वाटर के अंदर H+ आयन को रिलीज करता है तब जाकर के वो क्या बनेगा आर्हीनियस एसिड। यदि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर यदि OH है और यदि वो OH वाटर के अंदर रिलीज नहीं होता है तो उस केस में वो आर्हीनियस बेस नहीं कहलाएगा। तो आप एक छोटी सी हेडिंग लिख सकते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स। एक हेडिंग लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के दो लिमिटेशन है। पहला क्या है, मॉलिक्यूल शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, डिजॉल्व होना चाहिए वाटर के अंदर। और दूसरा क्या है, इट मस्ट रिलीज H+ या फिर OH- आयन इनटू वाटर। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, दो लिमिटेशंस हैं आर्हीनियस एसिड की। यदि मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन मॉलिक्यूल सॉल्युबल नहीं है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है वाटर के अंदर, तो वो H+ आयन को कैसे रिलीज करेगा। और दूसरी चीज़ कि यदि H+ आयन और OH- आयन नहीं रिलीज कर रहा है तो भी वो एसिड या बेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ एसिड्स और बेसेस इनटू द वाटर। तो लिख लीजिए हेडिंग, बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इनटू वाटर। बिहेवियर ऑफ एसिड और बेस इनटू वाटर या इन वाटर, यानी हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि जब किसी एसिड को, कौन सा एसिड, हमारे एसिड का मतलब आर्हीनियस एसिड, यानी जब किसी एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, जब किसी बेस को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, यदि हम एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें यहाँ पे HCl और वाटर को यदि हम लोग वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, दैट इज H2O, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा H+ प्लस Cl माइनस आयन, यानी ये H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। और ये जो H+ आयन है एक्चुअली में ये प्रोटॉन है। ये क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम और इस एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इस हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से H+ यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियस के अंदर क्या बनेगा, क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। और इस तरीके से हम लोग H+ आयन को क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोटॉन। और ध्यान से देखिए माय डियर सोल्जर्स कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है और पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होने की वजह से ये फ्री अवस्था में, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। इसी तरीके से हम लोग कहें कि यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन है। इस आयन के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो चूंकि इसके ऊपर चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। ये किसी न किसी मॉलिक्यूल या किसी न किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ जुड़ करके रहेगा। और यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल क्या है, वाटर है,
ठीक है। तो ये जो H+ आयन है, ये जो H+ आयन है, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होकर के रहेगा। ये जो क्लोराइड आयन है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होकर के रहेगा। तो इसी पर्टिकुलर फॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो प्रोटॉन यानी H+ आयन निकलेगा और इसको आप H+.H2O प्लस Cl- H2O लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को एक और तरीके से लिखते हैं H+ एक्वस, यानी एक्वस का मतलब, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, यानी ये जो एक्वस है इट विल बी वाटर मॉलिक्यूल है, इट विल बी एसोसिएटेड विद द H+ आयन। इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हो Cl- Aq। बोलो बात समझ में आती? तो कहने का मतलब क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर जो एनायन है, जो कैटायन है, ये फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगे, एसोसिएट हो जाएंगे और इसको हम लोग H+ Aq और Cl- Aq के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें बेस को डिजॉल्व करेंगे, बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, बेस प्लस वाटर, तो बेस है तो क्या होगा, इट विल जस्ट बेस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें NaOH, तो NaOH प्लस H2O, तो ये NaOH है, यानी Na+ NOH माइनस में टूट जाएगा और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, Na+ प्लस OH माइनस। यदि आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख रहे हो तो ये मेथड क्या है, गलत है, ये मेथड क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो कहीं भी यदि आयन है तो वो फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, वो क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा। चूँकि इस सिस्टम के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H2O, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, H2O। और इसी को दूसरे तरीके में हम लोग लिखेंगे Na+ Aq और OH माइनस Aq, Na+ Aq एंड OH माइनस Aq। Aq का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, वाटर, वाटर का मतलब यहाँ पे, यानी दिस वाटर इज एसोसिएटेड विद आयन। बोलो बात समझ में आती है? चलो ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर डिस्कशन से क्या कन्फर्म हुआ माय डियर सोल्जर, कि जब किसी भी एसिड को या फिर जब किसी भी बेस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वो जो एसिड या जो बेस है, जिस आयनों से मिलकर के बना है, उस आयनों में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और यही टूटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो एक और फ्रेश शेडिंग लगा लीजिए आप, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट इनटू वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी जब किसी भी एसिड या बेस या फिर सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वो अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर से वही HCl है, तो HCl किन आयनों से मिलके बना है, H+ एंड Cl-। तो जब हम वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, H+, कैसे लिखेंगे, H+ Aq एंड Cl- Aq। यदि बेस है NaOH, जब हम वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na+ Aq एंड OH माइनस Aq।
यानी दिस घटना इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन। बोलो बात समझ में आती है। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो वाटर के अंदर यदि हम लोग HCl को डिजॉल्व कर दें, या वाटर के अंदर हम लोग NaOH को डिजॉल्व कर दें, या फिर वाटर के अंदर साल्ट जैसे कि NaCl को डिजॉल्व कर दें, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं। वाटर इटसेल्फ क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, लेकिन फिलहाल अभी आप यहीं पे सीखिए, ये इतना जानिए कि वाटर इज़ द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि प्योर वाटर है, यदि वाटर कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कि उस वाटर के अंदर क्या है, आइदर इन फॉर्म ऑफ एसिड और इन द फॉर्म ऑफ बेस, या तो इन फॉर्म ऑफ साल्ट, उसके अंदर क्या है, इम्प्यूरिटी है। प्योर जो वाटर है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर पूछा है, इसको पूछा है कि आखिर जब वाटर के अंदर हम एसिड, बेस या सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं तो वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैरियर चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैरियर चाहिए। कैरियर या तो फिर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो फिर क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो जब हम लोग वाटर के अंदर एसिड, बेस या साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो डिसोल्यूशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, आयन प्रोड्यूस होता है, और यही आयन इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। तो सवाल क्या, जवाब, आप जवाब क्या देंगे, व्हाट यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि सिंस आफ्टर द डिसोल्यूशन इनटू द वाटर एसिड, बेसिस और सॉल्ट स्प्लिटेड और आयनाइजेस into the ions, and hence it one is called as the, hence it is the responsible for conduction of electricity। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आयनाइजेशन सीख ले, इसके बाद हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का क्या मतलब है, तो एक हेडिंग लिख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। सो माय डियर सोल्जर्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को हम लोग दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, और दूसरा है द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, और दूसरा है दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+। मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ या फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। देखिए बात को समझिए, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन यानी यदि पर्टिकुलर वाटर के अंदर कोई जो एसिड है लार्ज अमाउंट में आयोनाइज हो रहा है, यानी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, उसका रेट ऑफ आयोनाइजेशन उसका क्या है, बहुत ही अधिक है। बहुत ही अधिक मतलब 100% कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है। सो सच काइंड ऑफ द एसिड और बेस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। दूसरा क्या है कि यदि आयोनाइजेशन के बाद मोर नंबर ऑफ H+ आयन यदि अवेलेबल है, प्रेजेंट है आयोनाइजेशन के बाद इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, तो उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, अधिक होगी। तो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का मतलब क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइजेशन यदि 100% है तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे जो उस पर्टिकुलर एसिड या बेस के अंदर H+ आयन या OH- आयन होंगे वो क्या होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, और उस एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आयोनाइजेशन प्रोसेस दिस एसिड एंड बेस आर कैटेगराइज्ड इनटू द 2 कैटेगरी। एक होता है आपका
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, और दूसरा होता है वीक एसिड और बेस। दूसरा क्या होता है? वीक एसिड और बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का मतलब क्या है कि इस केस में क्या होगा? आयोनाइजेशन क्या होगा? 100% आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा? 100% आयोनाइजेशन होगा। यानी जो एसिड और बेस है वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, उनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके अंदर जो है पर्टिकुलरली 100% आयोनाइजेशन, यानी जो भी मॉलिक्यूल है 100 मॉलिक्यूल है तो 100 के 100 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? आइदर ऑफ एसिड और वीक जो है डिसोसिएट हो जाएंगे। जबकि वीक एसिड और वीक बेस का मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन जो प्रोसेस होगा, आयोनाइजेशन जो होगा इट विल बी लेस देन 100%, यानी कभी भी इस प्रकार के एसिड या बेस का आयोनाइजेशन 100% नहीं होता है। बोलो बात समझ में आती है? या हम कह सकते हैं कि इनका जो डिसोसिएशन होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट या अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द पर्टिकुलर acid or base which have 100% ionization, yeah, on dissolution into the water they completely dissociate into the water, that called as the strong acid or base। या फिर ऐसे एसिड और बेस जिनका कि डिसोसिएशन 100% न हो या जिनका डिसोसिएशन इनकम्प्लीट हो, दैट इज कॉल्ड एज द वीक एसिड और बेस। एग्जाम्पल यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा? जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3, जैसे कि H2SO4, ये सब क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। यानी इनका जो डिसोसिएशन वाटर के अंदर होगा क्या होगा? 100% होगा। यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो जैसे कि NaOH, जैसे कि KOH, जैसे कि MgOH का ट्वाइस, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये सब क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसके बाद यदि हम बात करें एग्जाम्पल की यहाँ पे वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स में बाबू जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब क्या है? वीक एसिड हैं। वीक बेस का एग्जाम्पल आप याद रखें, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। aqueous solution of ammonia is called as the ammonium hydroxide, and which one is the example of the weak base? बोलो बात समझ में? तो ये जो है क्वालिटेटिव डिफिनीशन है टू डिफाइन द स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। इसके बाद क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिवली मात्रा के रूप में हम लोग कैसे एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? पीएच स्केल। तो आइए सीखते हैं हम लोग पीएच स्केल क्या है। सो माय डियर सोल्जर्स, आइए हम लोग सीखें पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए सोरेंसन नामक साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाई और उस स्केल को क्या बोला गया? पीएच स्केल। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पीएच स्केल को बनाने वाला जो साइंटिस्ट का क्या नाम था? सोरेंसन। और पीएच स्केल के अंदर हम लोग जो नापते क्या हैं? वी आर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर
हम जानते हैं कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा उसकी एसिडिटी या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही, उस एसिड की उतनी ही अधिक होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के सोरेंसन नामक साइंटिस्ट ने क्या बनाया, पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल क्या है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एसिड एंड बेस। By the pH scale we can quantitatively measure how much concentration of hydrogen ion present into the aqueous solution। और इस pH स्केल को हम लोग देखिए ध्यान से कैसे लिखते हैं, pH कैसे लिखते हैं, P होगा स्मॉल लेटर में और H होगा कैपिटल लेटर में, और इसमें P स्टैंड फॉर पोटेंज, एक जर्मन वर्ड है पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। यानी किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, उस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के पावर के बेस पे या उसके पावर से हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। बोले बात समझ में आती है। और डिफाइन कैसे किया जाता है पीएच को, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या कि 1 लीटर में कितने मोल हाइड्रोजन आयन अवेलेबल हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। बोलो तो अब इसको जो है मैथमेटिकली यदि हम लोग एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें, तो दिस पीएच विल इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे देखिए साइन कैसा लगा हुआ है, फार्मूले के अंदर साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। यानी पीएच और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यानी क्या समझना है कि यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच अधिक है तो उसका हाइड्रोजन, उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितना होगा, कम होगा। और यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन अधिक है तो उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। बोलो बात समझ में आती है। तो इस तरीके से सोरेंसन ने क्या किया कि पीएच स्केल का निर्माण किया। और पीएच स्केल बनाते समय उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, लेकिन फिलहाल अभी आपको बस इतना समझना है कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब सोरेंसन ने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को नापा तो वो जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0 से लेकर के कितने तक वेरी की, 14 तक। कितने तक, 14 तक। तो बस आप अभी इतना याद रखिए कि 0 to 14 यानी 0 to 14 को उन्होंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद किसका निर्माण किया, पीएच स्केल का। तो आपके एनसीईआरटी बुक में पीएच स्केल बना हुआ, एक बार आप उसको रिफ़र करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पीएच स्केल को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, पीएच स्केल को। और यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे कितने, 14 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 and 14। बोलो बात समझ में आती है। तो उन्होंने क्या किया, 14 इक्वल पार्ट्स में उसको क्या किया, डिवाइड किया। 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उन्होंने इस 14 स्केल पे now it's 10। सो 14 स्केल पे
0.7 पे यानी जहाँ पे pH 7 था, देखा कि सॉल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल था। सॉल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल था। और जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती गई वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता गया, डिक्रीज करता गया। यानी हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस। बोलो बात समझ में आई। और इस साइड से इस साइड क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस। और जब इंक्रीज की तो देखा कि सॉल्यूशन का जो है पीएच, सॉल्यूशन का जो नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो यदि हम कहें कि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन था वो मोर एसिडिक था और यहाँ पे जो सॉल्यूशन 14 जिसका पीएच सॉल्यूशन का 14 था उसका जो नेचर कैसा था, मोर बेसिक। तो इस पर्टिकुलर पीएच स्केल को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन यानी किसी भी सॉल्यूशन का यदि पीएच ज़्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच कम है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अधिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, अधिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीएच स्केल वी कैन डिटरमाइन द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है। सो नाउ माय डियर सोल्जर्स, सिंस चूँकि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबी हो रही है इसलिए जो है अभी हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। और आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे क्या कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। आप इसको एक बार रीडिंग करेंगे, जो चीज़ समझ में आएगा कॉन्सेप्ट उसको जो है समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हाउ द पीएच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन डेली बाई डेली लाइफ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने टेम्परामेंट को मेंटेन रखें। माय डियर सोल्जर्स, इस लॉकडाउन में हमें अपने स्पिरिट को, टेम्परामेंट को कम नहीं होने देना है। बहुत सारे जो है आपके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी, ईच एंड एवरी वन इज जस्ट डूइंग द मैक्सिमम एफर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों को करना क्या है, अपने टेम्परामेंट को बनाए रखना है, पढ़ते रहना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।